मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि एंगर का हमारे ऊपर इफेक्ट क्या होता है। अगर तो एंगर, जैसे किसी दोस्त ने कहा था सबकॉन्शियस एंगर, अगर तो एंगर हमें हो, हम उसको एक्सप्रेस ना कर सकें, तो आपकी बॉडी पर उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपके अंदर से इमारत हिल जाती है। और अगर आप उसको एक्सप्रेस कर दें तो अंदर के नुकसान के अलावा एक्सटर्नल नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। दोनों नुकसान, फिर आप आउटसाइड भी बड़ा, यानी एक बिल्डिंग में धमाका हुआ है मगर वो टूट के वो साथ वाली बिल्डिंगें भी तबाह हुई हैं। तो क्या क्या इफेक्ट होता है, ये बात आपने जिन लोगों ने मेरी वीडियोस पहले देखी हैं वो बहुत दफ़ा मैं ये बयान कर चुका हूँ कि हमारी बॉडी के 4 डोमेन हैं, जो कि हमारा फिजिकल डोमेन है, इंटेलेक्चुअल डोमेन है, इमोशनल डोमेन है और स्पिरिचुअल डोमेन है। गुस्सा इन चारों डोमेन्स पर बहुत बुरी तरह एक्ट करता है। फिजिकली हमारी बॉडी में केमिकल चेंजेस ले आता है। जो डॉक्टर है, फार्मासिस्ट हैं, वो जानते हैं कि गुस्से की हालत के अंदर इमीडिएटली हमारी बॉडी में कैटेकोलामीन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, जिससे दिल तेज तेज धड़कना शुरू हो जाता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ जाती है, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। जितने हमारी बॉडी के इनर ऑर्गन्स हैं, मसलन हमारा ब्लड लिवर में जाना कम हो जाता है, किडनी में जाना कम हो जाता है, हमारे जो छोटे मसल्स हैं उनमें जाना होता है, और सारा ब्लड शिफ्ट होकर हमारी टांगों के मसल और बाजुओं के मसल में आ जाता है, और जो वाइटल जगहों से ब्लड निकल जाता है, और वहाँ एरोबिक मेटाबॉलिज्म की बजाय एनारोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाती है। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म खुराक के हजम करने का वो तरीका है जो इमरजेंसी के लिए बॉडी में रखा हुआ है। तो इमरजेंसी में जाहिर है वो उतना नॉर्मल तो नहीं होता, उसके नतीजे में डिफरेंट टॉक्सिस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जो बॉडी के अंदर अगर परसिस्टेंट रहें तो कैंसर तक के हालात भी पैदा कर सकते हैं। नॉट ओनली, यानी जो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, मगर लॉन्ग टर्म में जो लोग परसिस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, उनको कैंसर तक भी बात हो सकती है। अभी वो वक्त नहीं है उसको तफसील से बयान करने का। तो केमिकल चेंजेस आ जाती हैं, जिसको टेक्निकली हम ये कहते हैं, पसीना आता है, दिल धड़कता है, ब्लड प्रेशर रहता है उनको ज़्यादा, और उनकी अंतड़ियों की मोटिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग बहुत गुस्से में, उनको डायरिया होना शुरू हो जाता है। और एक बीमारी होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अक्सर वो साइकोलॉजिकल बेसिस उसकी होती है। हाथों में ट्रेमर आने शुरू हो जाते हैं, कमर का दर्द हमेशा। आप किसी भी स्ट्रेस वाले बंदे से पूछें क्या तकलीफ, कहता है या बड़ा दर्द, कंधों में बड़ा दर्द, बैक एक। बहुत सारे पेशेंट जो आते हैं वो स्ट्रेस होता है उनको सिर्फ, तो लो बैक एक और ये वाली जो पेन है ये बड़ा कॉमन फीचर है। और गर्दन स्टिफ, मैंने आपको, अब आप देखिए एक आदमी हो जिसको ये सारा कुछ होता हो, उसका कैसा दिन गुजर रहा होगा, उसकी फिजिकल हालत क्या होगी। डायरिया उसको लगा हुआ हो, पट्टे उसके खिंचे हुए हो, ऑफ कोर्स स्लीप डिसऑर्डर, रात को सही नींद ना आती हो। और ये किस लिए हो रहा है? वो बाबा जी आए हुए हैं सर के ऊपर, जो मैंने आपको बताया, खुद तो उसका कोई कसूर भी नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से जो इंटेलेक्ट है उस पर भी बहुत इफेक्ट होता है। गुस्से की हालत में इंटेलेक्ट में क्या हो जाता है कि हमारी थॉट्स क्लाउडी हो जाती हैं। गाड़ी का शीशा आप देखें ना, उस पर क्लाउड्स, वो क्लाउडी हो जाए तो आपको बाहर नजर ही कुछ नहीं आता। तो हम सही बुरे की पहचान ही खत्म कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल फैक्ट क्या है और मैंने उसको क्रिटिकली एनालाइज कैसे करना है, वो पता ही नहीं चलता। और शटिंग ऑफ, इसका वही मतलब है, कॉग्निशन का मतलब होता है ये जहानत, या जिसे अकल कह लें, तो अकल का दरवाज़ा बंद हो जाता है। और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। देखिए ज़िंदगी में जो भी आपने खूबसूरत काम करना है उसके लिए आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है और फोकस करना पड़ता है। लेकिन आप देखिए, आप गुस्से की हालत में हो और आपने उसी में कोई आर्टिकल लिखना है, आप नहीं लिख सकते। आप अपने मरीज़ देख रहे हैं तो आप गुस्से की हालत में मरीज़ों को सही फोकस नहीं कर सकते। आप खाना पका रही हैं, आप खाना नहीं पका सकते उस वक्त। घर का कोई काम करना है, घर का काम नहीं कर सकते। अपने रिलेशनशिप में आप नहीं रह सकते, रिलेशनशिप के अंदर आप गड़बड़ में चले जाएंगे। इसके अलावा ये एक टर्म है एमिग्डाला हाईजैक, इसको मैं, चूँकि ये बहुत ज़रा टेक्निकल मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि हमारी बॉडी में जब भी कोई स्टिमुलस आता है तो उस स्टिमुलस के नतीजे में 10% एक इमोशनल रिएक्शन होता है। एक खुशी, एक गम, एक गुस्सा, एक प्यार, एक नफरत, एक जेलसी, कुछ भी। और 90% जो हमारा दिमाग उसको करता है, वो जो 10% करता है उसे अमिगडला कहते हैं। हमारी बॉडी में एक छोटा सा ब्रेन का हिस्सा होता है अमिगडला, तो 10% उसको परसीव करता है और उसकी वजह से इमोशनल रिएक्शन आता है। और 90% हमारा
फ्रंटल कॉर्टेक्स भी करता है, जिसके अंदर लॉजिक है, जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है, जिसके अंदर हमारी डीप थॉट्स हैं, हमारी मेमोरी है, वो सारी चीजें। अच्छा, लेकिन जो लोग गुस्से में आते हैं तो समहाउ उनका एमिग्डला जो है वो हाइपरट्रोफी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, स्ट्रक्चर में नहीं बड़ा होता, फंक्शन में बड़ा हो जाता है, 10% से above। बहुत बड़ा होता है वो, और वो बाजुकत 90% तक हो जाता है। लिहाजा जो भी हमें स्टिमुलस मिलता है तो 90% हमारा कॉर्टेक्स लेने की बजाय एमिग्डला ले लेता है। लिहाजा हमारा पूरा का पूरा फैसला इमोशंस की बुनियाद पर होता है, लॉजिक की बुनियाद पर नहीं होता। इसने मुझे ये बात कही थी, इसलिए सारी जिंदगी के लिए अब मैं इससे नफरत, मेरी नफरत है। फलां जगह पर सबके सामने इसने मुझे ये कहा था, अब अब चाहे उसके पास जितनी और खूबियां हों, चाहे उस रिलेशन पर आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हो, चाहे उस रिलेशन के जाने का नुकसान भी आपको ही होना हो, लेकिन आप कहते हैं वो जो उस वक्त इसने शादी का जोड़ा मुझे नहीं दिया था, हालांकि बनता था इसका जोड़ा देना, और उस वक्त सबके सामने इसने मुझे फलां बात कह दी थी, बस तो आपके एमिग्डला ने हाईजैक कर लिया आपके कॉर्टेक्स को। हालांकि इस रिलेशन में आपने इतना कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था, इस रिलेशन के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा फ्यूचर की अब डिविडेंड मिलने वाला था, लेकिन आपने उस सारे को ज़ाया कर दिया इसलिए कि एमिग्डला ने हाइपरट्रोफी। तो ये गुस्से में ये बीमारी हो जाती है, और जिसके नतीजे में जो कंडीशन पैदा होती है उस कंडीशन का नाम है इमोशनल इलिटरेसी। एक इंटेलेक्चुअल इलिटरेसी ना, कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास इल्म की कमी है, आप चीज़ों का सही तरीके से जायज़ा नहीं ले सकते, आप ज़हीन नहीं हैं। इमोशनल लिटरेसी का मतलब ये होता है कि आप अपने जज्बात और दूसरे के जज्बात को पहचान ही नहीं सकते, आप उसके इंटर रिलेशन को समझ ही नहीं पा रहे, जिसके नतीजे में आप फिर एक पूरा पंजाबी का बड़ा जबरदस्त लफ्ज़ है कचामड़ा मचाना। कचामड़ा समझते हैं? वो लूडो खेलते थे ना, तो वो एक बंदा को नहीं तो यूं हाथ का नाम कचामड़ा मचा दिया, यानी कोई गोटी इधर कर दी, गोटी। तो जिंदगी भी एक लूडो की गेम होती है ना, तो गुस्से में आके हम कचामड़ा मचा देते हैं उसका, सारे रिश्ते ब्रेक कर दिए, टूट दिए, ऐसी बात कर दी कि सारी जिंदगी के लिए ना किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहे, ना वो हमें मुंह दिखा सकता है। तो सारा, तो ये इमोशनल इलिटरेसी डेवलप हो जाती है, जो आदमी कंटिन्यूसली एंगर में रहता है। ये होती है इमोशनल इलिटरेसी, ये होती है। अच्छा वाला खूबसूरत आदमी होगा ये ये देखिए, ये इसको देखिएगा, अच्छा वाला खूबसूरत आदमी होगा, मगर ये बन जाता है वो, और पूरी जिंदगी आपको ऐसे थे। एमिग्डला हाईजैकिंग में ना ये ब्लर हो जाता है, सारी चीजें ब्लर। अगर आप कैमरा में पकड़ा मैंने और आपकी फोटो खींचूं, जैसे मिसबा खींच रही हैं, तो हर एक नाक भी नजर आ रहा है, कान भी नजर आ रहा है, हर चीज नजर आ रही है। और अगर आप उसको यूं करके फोटो खींचे तो इसके नाक भी इसका नजर नहीं आएगा, कान भी नजर नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा कौन बैठा हुआ है, ब्लर हो जाएगा सारा। तो जब हम हर वक्त एक एंगर की फेज में होते हैं तो हमें लाइफ का, जिंदगी का सारा जो मंजर है वो ब्लर नजर आता है, धुंधला नजर आता है, रियलिटी को हम परसीव नहीं कर सकते, एंड वी स्टार्ट गिविंग अनड्यू इंपॉर्टेंस टू द थिंग्स जिनकी कोई अहमियत नहीं थी। लाइफ की प्रायोरिटीज चेंज कर देंगे हम। इसको स्किप करता हूं मैं, ये भी मैं स्किप करता हूं क्योंकि हम अगली बात की तरफ जाएं। तीसरा जो इफेक्ट, ये मैंने बताया आपको बॉडी पे इफेक्ट, ये मैंने जहानत पे इफेक्ट दिखाया। और इमोशंस पे क्या इफेक्ट होता है? एंजाइटी। एंजाइटी का क्या मतलब होता है? जो फ्यूचर के बारे में होती है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। और डिप्रेशन, ये पास्ट के बारे में, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, आखिर मेरे ही साथ क्यों हुआ। अच्छा, मजेदार बात है, इन दोनों में से कोई भी चीज रियल नहीं होती। जो आपके साथ हुआ वो तो हो चुका, जो भी हो सकता है वो पता नहीं हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन इन दोनों की वजह से आप तबाह क्या कर रहे हैं? अपना प्रेजेंट, जिसके अंदर खुश रहने का इम्कान था। कल को क्या होगा, कल को क्या हुआ था। फ्रस्ट्रेशन होती है, गिल्ट होती है, इमोशंस में गिल्ट होती है। गुस्से के दौरान आपको गिल्ट हो, उस वक्त नहीं हो तो बाद में तो जरूर होती है, एम ही चंड मारती है यार बेचारे से। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है, फ्रस्ट्रेशन का मतलब है बेबसी की कैफियत, आवाजारी समझ ले, लेकिन गुस्से वाली आवाजारी, झुंझुलाहट सही लफ्ज है। फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस। गुस्से की हालत में अगर आप हेल्पलेस, अगर आप ये समझते हो कि मसले को मैं हल कर सकता हूं, तो फिर तो गुस्सा आएगा ही नहीं। और रिवेंजफुलनेस, गुस्से में आप बदला लेने की कोशिश करते हैं। फाइन, ओके। और इसके अलावा आप ये देखिएगा, ये हम सब इसको अपनी जिंदगी पे अप्लाई कीजिएगा।
गुस्से की हालत में एक दफ़ा बंदे की क्विटिंग डिज़ायर्स डेवलप हो जाती है। मैं नौकरी करता ही नहीं, इस्तीफ़ा देता हूँ, मुझे तलाक दो, मैं नहीं रहती तेरे घर, या मैं नहीं रहता तेरे नाल, मैं बच्चे को स्कूल से, मैं ये ओ लेवल में से निकालता हूँ इसको। क्विटिंग डिज़ायर, फ्रस्ट्रेशन के अंदर आदमी बेबस जब होता है, और जब भी कोई बंदा क्विटिंग डिज़ायर में आता है ना, ये बहुत साइकेट्रिस्ट जानते हैं इस बात, बहुत ख़तरनाक बात है। जब भी कोई खातून का, जेन्युइन रीजंस की बात नहीं कर रहा मैं, जब फ्रस्ट्रेशन की हालत में जब भी कोई बंदा क्विट करने के बारे में सोच रहा होता है, तो आपको पता है क्विट करने की आखिरी स्टेज क्या होती है? मैं ये नौकरी करता ही नहीं हूँ, मैं ये रिलेशन में रहता नहीं हूँ, मैं इस मुल्क में रहता नहीं हूँ, मैं इस दुनिया में नहीं रहता। सुसाइड इज एक्चुअली द एक्सट्रीम क्विटिंग डिजायर। इसलिए जब भी हमारे दिल में क्विटिंग डिजायर आए, तो आप याद रखिएगा आपने सुसाइड वाली पौड़ी पर पैर रख दिया पहला। अब देखिए कितनी खौफनाक बातें हैं सारी। बॉडी आपकी फिजिकली गुस्से में तबाह हो जाती है, इंटेलेक्ट आपका बिल्कुल तबाह हो जाता है, इमोशंस आपके यहां इस तरह आपको एक अजीब कचामड़ा मचा देते हैं आपको। और फिर स्पिरिचुअलिटी, चौथा, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? योर पर्पस ऑफ लाइफ। जब भी आप एंगर में होते हैं, आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ स्विफ्ट कर देते हैं। अब ये सारे चोरी करते हैं तो मैं भी करता हूं चोरी, ऐसी की तैसी। सारी दुनिया ड्रग कंपनियों के साथ से करती है, मैं भी लवा भी, मेरे भी एसी लगवा के दे इधर, मैं डॉक्टरों के अपने साथ हूं, सारे जो किए जा रहे हैं। तो आपका पर्पस ऑफ लाइफ एकदम नीचे गिर जाता है। आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है, लाइफ में नीचे चल जाता है। आपको हलाल हराम की तमीज खत्म हो जाती है, अच्छे बुरे की पहचान खत्म हो जाती है। आपको पता नहीं चल रहा होता कि हराम आपके मुंह में जा रहा है या हलाल रिज़्क मुंह में जा रहा है, सारा निकल जाता है। आपको पता नहीं होता, बच्चे करते नहीं है, पता होता सारा दिन हराम उनको खिला रहे हैं हम, तो बच्चों को कैसे तरबियत? तो स्पिरिचुअलिटी बंदे की डाउन हो जाती है, पर्पस ऑफ लाइफ नीचे हो जाता है। और ये सारे एंग्री लोग ही हैं जो क्राइम्स के अंदर मुब्तला होते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ मजहबी प्रैक्टिस नहीं है, इसका मतलब आपके पर्पस ऑफ लाइफ का नीचे आना भी। आप जिंदा क्यों हैं? देखना, मैं आज पैदा हूं, आज मैं सुबह उठा हूं, तकरीबन 30 लाख बंदे दुनिया के, 13 लाख बंदे दुनिया के अंदर रात को सोए थे, आज नहीं उठे। मैं क्यों उठा हूं? आज मैं क्यों जिंदा हूं? मेरा क्या मकसद है जिंदगी का? तो एंगर में आदमी अपना पर्पस लूज कर देता है, उसको पता नहीं होता मैं किस लिए जिंदा हूं। ये जो बात थी ना, इनवर्ड जो एंगर है वो फिजिकल इफेक्ट कॉज करता है, और आउटवर्ड वो एग्रेशन कॉज करता है। अंदर से आपकी फिजिक, आपकी इंटेलेक्ट, आपके इमोशंस और आपकी स्पिरिचुअलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, और बाहर फिर आपको पूरे एनवायरनमेंट को ख़राब कर देता है। आप अंदाज़ा लगाएं, किसी के घर में उसका खामद हो और वो बहुत एंग्री हो, किसी घर में कोई और एल्डर हो, किसी घर में एक बच्चा हो, किसी का बॉस हो, किसी का एक जूनियर हो जो बहुत एंग्री हो, क्या एक पूरे एनवायरनमेंट के अंदर एक फसाद मचा होता है। और फर्ज करें वो आप हो, तो देखें तो सही कि लोगों की ज़िंदगियों के अंदर आप क्या कर रहे हैं, क्या मेस क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों की लाइफ के अंदर, और पूरी एक डिसहार्मनी क्रिएट कर रहे हैं।